पीवी नरसिम्हा राव, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार आते हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम उनके जीवन की एक बेहद दिलचस्प टाइमलाइन ट्रेस करने वाले हैं। इतिहास के नजरिए से देखें तो एक साधारण स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर एक ग्लोबल डिप्लोमैट और फिर एक बहुभाषी विद्वान तक का उनका सफर सच में एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इस असाधारण यात्रा को करीब से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले उनके शुरुआती दिन और राज्य स्तर की राजनीति, फिर कैसे वो नेशनल पॉलिटिक्स और कैबिनेट में छा गए, उसके बाद उनका ग्लोबल कूटनीति वाला दौर और आखिर में एक राजनेता के पीछे छिपा वो शानदार विद्वान। चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, शुरुआती जीवन और राज्य राजनीति। कहानी शुरू होती है 28 जून 1921 से करीमनगर में उनके जन्म के साथ। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पढ़ाई किसी एक जगह तक सीमित नहीं रही। उस्मानिया, मुंबई और नागपुर यूनिवर्सिटीज, मतलब उन्होंने एक बहुत ही डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड तैयार किया। और राजनीति में आने से पहले वो क्या थे? एक कृषि विशेषज्ञ और एक वकील, यानी जमीनी हकीकत और कानूनी पेचीदगियां दोनों की समझ उनके पास बिल्कुल पक्की थी। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी, बल्कि एक एक सीढ़ी चढ़ने वाली बात है। 1957 में वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने और फिर लगभग 2 दशकों तक वहीं रहे। 1962 में कानून और सूचना मंत्री, फिर 1968 में शिक्षा मंत्री और फाइनली 1971 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। एक तरह से उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक पहलू बहुत ही बारीकी से समझा और यहीं से उनके सफर का दूसरा और सबसे अहम चैप्टर शुरू होता है, राष्ट्रीय राजनीति और कैबिनेट में उनकी एंट्री। स्टेट पॉलिटिक्स में खुद को साबित करने के बाद उनका नेशनल लेवल पर आना तय ही था। 1975 में वो AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव बने और फिर 1977 में लोकसभा में कदम रखा। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को उन्होंने कितने करीब से समझा। 1978 में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने, फिर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा का चुनाव जीता। ये सब उनके लगातार बढ़ते राजनीतिक कद को साफ साफ दिखाता है। अब ये वाला हिस्सा थोड़ा हैरान करने वाला है। 1984 और 1985 के बीच का ये छोटा सा वक्त देखिए। इस दौरान उन्होंने भारत के कुछ सबसे भारी भरकम मंत्रालय संभाले, वो भी बैक टू बैक। जुलाई से दिसंबर 84 तक गृह मंत्री, फिर तुरंत बाद रक्षा मंत्री, बीच में प्लानिंग मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज भी, और फिर 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्री। इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी और अलग अलग जिम्मेदारियां, ये लिटरली उनकी कमाल की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को साबित करता है। खैर, राष्ट्रीय राजनीति तो हो गई, लेकिन अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कूटनीति का नेतृत्व किया। जरा 1980 के दशक की शुरुआत पर नजर डालते हैं। विदेश मंत्री बनने के कुछ ही दिनों के भीतर जनवरी 1980 में उन्होंने नई दिल्ली में UNIDO के तीसरे सम्मेलन की अध्यक्षता की और बात यही नहीं रुकी। न्यूयॉर्क में G77 की मीटिंग को चेयर करना हो या फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी NAM की बैठकों में हिस्सा लेना, उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। ग्लोबल मंच पर उनका एक कॉन्फिडेंस सच में देखने लायक था। अगर हम उनके डिप्लोमैटिक करियर को तोलें तो एक शानदार बैलेंस दिखाई देता है। एक तरफ वो अमेरिका, USSR और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ रेगुलर द्विपक्षीय आयोगों को लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ साइप्रस का मुद्दा हो या फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन जैसा कॉम्प्लेक्स रेजोल्यूशन, वो इन हाई रिस्क स्पेशल मिशंस को भी उतनी ही खूबी से हैंडल कर रहे थे। मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट में उनका कोई जवाब ही नहीं था। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की बात करते हैं। एक राजनेता के पीछे छिपा हुआ वो शांत स्वभाव का विद्वान। अक्सर हम राजनेताओं को सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव बिल्कुल अलग थे। उनकी संगीत, सिनेमा और रंगमंच में गहरी दिलचस्पी थी। वो भारतीय दर्शन को बहुत करीब से पढ़ते और समझते थे। और तो और उन्होंने अमेरिका और वेस्ट जर्मनी जैसी जगहों की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स भी दिए। इसके अलावा उन्हें नई नई भाषाएं सीखने का एक अलग ही शौक था। वो तेलुगु और हिंदी में न सिर्फ लिखते थे, बल्कि कविताएं और फिक्शन भी रचा करते थे। सोचिए, राजनीति की आपाधापी के बीच भी उन्होंने अपने अंदर के स्कॉलर को हमेशा जिंदा रखा। उनके भाषाई ज्ञान का एक बेहतरीन और बहुत ही स्पेसिफिक उदाहरण इस टेबल में है। उन्होंने विश्वनाथ सत्यनारायण के मशहूर तेलुगु उपन्यास वेई पदागालु का हिंदी में सहस्रफन नाम से बहुत ही शानदार अनुवाद किया। इतना ही नहीं,
हरिनारायण आप्टे के मराठी उपन्यास को भी तेलुगु में अबला जीवितम के रूप में ट्रांसलेट किया। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच इतनी आसानी से पुल बनाना सच में एक जीनियस दिमाग का ही काम हो सकता है। तो इस पूरी टाइमलाइन को समझने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। इतिहास के छात्रों के नजरिए से अगर हम सोचें तो कला, साहित्य और इतनी सारी भाषाओं की ये गहरी समझ आखिर एक राजनेता को दुनिया भर की उलझी हुई कूटनीति सुलझाने में कैसे मदद करती है? शायद यही वो चीज है जो एक आम प्रशासक को एक महान स्टेट्समैन बनाती है। कूटनीति सिर्फ संधियों पर दस्तखत करना नहीं है, ये लोगों, उनकी जमीन और उनकी संस्कृतियों को समझने की कला भी है। और पीवी नरसिम्हा राव इसके एक परफेक्ट उदाहरण है। इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस सफर ने कुछ नए और दिलचस्प नजरिए जरूर दिए होंगे।